नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, मैं सच्ची बात है बड़ा एक मुतासर हूँ। मैंने इतनी मुतहर्रिक ख़वातीन बहुत कम देखी हैं और इन्होंने जिस तरह लोगों को इकट्ठा किया है, ये का एजाज़ है कि इस तरह यूथ को, नौजवानों को इस तरह इकट्ठा करना और ख़ास तौर पे किसी मकसद के तहत इकट्ठा करना, वरना तो एक आम तौर पे जिसे कहते हैं हैप्पी गो वाली हाल तो रहती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने मज़ीद हिम्मत, ताकत और जुर्रत अता फरमाए। ख़वातीन हज़रात, मैं अगर अपनी कहानी बयान करूँ तो शायद सिर्फ एक लफ्ज़ के गिर्द घूमती है कि तकदीर उंगली पकड़ के किसी शख्स को कहाँ से कहाँ ले जाती है, उसमें शायद उसका बहुत कम दखल होता है। मैं जिस घर से और जिस तरह की माशी हालात से और जिस तरह के इर्द गिर्द के माहौल से आया हूँ, वहाँ लोग शायद किसी दफ्तर में क्लर्क होने का भी ख्वाब नहीं देख पाते। मेरे वालिद एक तवील अरसा अपनी वालदा की खिदमत की वजह से शादी न कर सके। उन्होंने बहुत लेट शादी की और जिस वक़्त मैं अभी मैट्रिक नहीं कर पाया था तो वो एक सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो गए। हम लोग एक बहुत छोटे से घर में रहते थे जो शायद 1-1.5 मरले का घर होता है। हम 8 बहन भाई एक कमरे के अंदर सोया करते थे। ऐसे माहौल के अंदर तारीख़ बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ है, इंसान का हाथ कैसे पकड़ती है। मेरी माँ बहुत परेशान होती थी कि मेरा बच्चा बड़ा अजीब व गरीब का है। सारे बच्चे खेलने चले जाते हैं, कोई खिलौने ले आता है और ये जाके किताब ले आता है, और वो भी कहानियों का, आपको शायद याद होगा 3-4 सफ़े की किताब मिला करती थी। और बहुत परेशान थी कि इसको इस तरह रुझान क्यों नहीं है। मैं जब स्कूल में दाखिल हुआ तो पहली क्लास में हमारे मास्टर शरीफ साहब होते थे। उन्होंने कुछ 15 दिन के बाद मेरे वालिद से कहा कि इससे शिफ्ट करें, इसको काफ़ी चीज़ें मालूम हैं। मैं 20 दिन के बाद वहाँ से दूसरी क्लास में चला गया। दूसरी क्लास में हमारे एक और उस्ताद थे, मास्टर बशीर साहब। उन्होंने को 20 दिन के बाद फिर कहा कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर दें। तीसरी क्लास में एक और हमारे मास्टर सादिक साहब होते थे। उन्होंने भी इस तरह 20 दिन की शिकायत की और मैंने आखिर में सिर्फ 8-9 महीने जो हैं चौथी क्लास में मैंने गुजारे और मैं पास किया। 8वीं क्लास के वजीफ़े के इम्तिहान के बाद मुझे मेरे वालिद को मशवरा ये दिया गया कि ये बहुत छोटा है और एडजस्ट नहीं कर पाता, इसको वापस ले आओ। तो मुझे उसी स्कूल के अंदर उन्होंने दोबारा 8वीं क्लास में दाखिल कर दिया। जैसे कहा कि इसको रिपीट कर लेगा। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे कम से कम इस स्कूल के सामने शर्मिंदा न करें, किसी दूसरे स्कूल में दाखिल कर दें। मैं पब्लिक स्कूल में था जिसमें से अनवर मसूद साहब जो शायर हैं वो भी हम सीनियर होते थे। तो मुझे एक दूसरे स्कूल में दाखिल कर दिया गया, लेकिन फिर मेरा रोना धोना रहा। तो मैट्रिक के अंदर कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल की एक नई स्कीम आई थी उस ज़माने में, गवर्नमेंट जामिया हाई स्कूल, मैं उसमें दाखिल हो गया। उस स्कूल के अंदर जब मेरा दाखिला जाने लगा तो मैं 1956 मेरी पैदाइश है, जनवरी 90, तो 68 जो थी उस वक्त मैं 12 साल का था। मेरा दाखिला रुक गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो अभी 13 साल पूरे नहीं हुए, तुम जा नहीं सकते। अब यहाँ डेस्टिनी शुरू होती है। अयूब खान के खिलाफ हंगामे शुरू, 6-7 महीने के लिए बंद हो गए और मेरे 13 साल पूरे हो गए और मेरा दाखिला चला गया। फिर उसके बाद चीज़ें, मैं लंबी कहानी इसलिए नहीं बयान करना चाहता कि मैं जब बीए करके यहाँ लाहौर शहर में पहुँचा हूँ तो मेरी जेब में सिर्फ ₹1.25 था और पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया था। और मेरे पास, चूँकि मैं शायरी जो है, मेरी पहली गज़ल 1972 में फ़नून में छप चुकी थी, उस वक़्त मैं शायद 15 साल का था, तो मुझे जानते थे। मैं अपने हमारे हल्का रज़ा के एक साथ में 3 रुके दिए कि अगर तुम मुलाजमत करके पढ़ना चाहते हो तो 3 जगह। पहला रुका था
रेडियो पाकिस्तान के नाम अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने मुझे कहा ऑडिशन देने के लिए आ जाओ। मैं ऑडिशन देने चला गया। तो मैं बनना चाहता था कुछ, शायद खबर ओवर पढ़ ली या कुछ और इस तरह का प्रोग्राम। उन्होंने मुझे एक एक्टिंग वाला रोल अदा दे दिया, जो मैंने एक्टिंग वाला रोल अदा कर दिया। लेकिन मैंने कहा मैं करना नहीं चाहता हूँ। टेलीविजन चैनल का दूसरा रुका था सरमद सहबाई साहब, बड़ा नाम है। मैं जब उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उस वक्त अपने स्क्रिप्ट बिछा के, स्क्रिप्ट रीडर का कमरा था, वहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ जाके कुछ थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग का काम मुझे मिल जाए। उन्होंने रुका, देखा तो मुझे बड़े आराम से कहते हैं तुम ड्रामे से काम करने का शौक है? मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मैं निकल आया वहाँ से बाहर। तीसरा रुका किशोर नाहिद के पास था, माह नौ का। अल्लाह ताला गरी की रहमत करे, कायम नकवी साहब एडिटर होते थे पाक जमहूरियत और माह नौ के। तो कितनी ज़रूरत है तुम्हारी? मैंने कहा मुझे 250 रुपये महीना कम अज़ कम चाहिए हॉस्टल में रहने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो उन्होंने कहा हम 25 रुपये देते हैं एक मजमून लिखने के, तो क्या करें, ये तो 100 रुपया बनता है। मैंने कहा 50 रुपये मुझे एक जगह से और जगह से मिल जाते हैं। तो कहने लगे अच्छा फिर एक तुम अपने नाम से मजमून लिखा करो और एक तुम किसी घोष नाम से लिखा करो। तो मुझे यूँ 50 रुपये मिले। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। जिस दिन मेरा वाइवा था उस दिन डॉक्टर रशीद चौधरी, जो फाउंटेन हाउस इन्होंने बनाया है, ये उस वक़्त मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे। तो इन्होंने वाइवा लेने के बाद तो कहा, हमारी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी डॉक्टर इफ़त रशीद, उन्होंने कहा इसकी डिग्री मुझे दे दें, कल से ये फाउंटेन हाउस में जाके काम क्या करेगा। मैं फाउंटेन हाउस चला गया। वहाँ बैठे बैठे अचानक एक यूनाइटेड नेशंस की टीम आई ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल के ऊपर। उनके साथ मैं रिसर्च पे गुफ्तगू कर रहा था। उन्होंने फ़ौरन मुझे रिसर्च की जॉब की ऑफर। डॉक्टर एजाज तरीन एंड डॉक्टर जो अपना उनकी बेटी बीवी हैं खालिदा तरीन, ये सब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हेड करते थे। मैं उस प्रोजेक्ट में आया। साथ ही मुझे जिनेवा में उन्होंने एक ऑफ़र कर दी UNDP की एक जगह पे। लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं पढ़ाऊँ। तो पूरे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बैन लगा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू आते थे, एम्प्लॉयमेंट बैन लगाया था, आपको याद होगा। तो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, मैं वहाँ चला गया। 6 मार्च को मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, एक मतलब बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का और एक उसका था। एक का 35,000 तनख्वाह थी, एक की 900 रुपये तनख्वाह थी। तो आई ऑप्टेड, मैंने कहा नहीं 900 रुपये तनख्वाह का मुझे शौक़ तो पूरा हो। तो मैं वहाँ चला गया। 3 ख्वाब, अगर एक और मिला लूँ तो 4 ख्वाब मैंने ज़िंदगी में बचपन से देखता था और मुझे लगता था कि ये ख्वाब पूरे होंगे। मैं बहुत बचपन से मैं अक्सर सोचा करता था कि कौन से लोग होंगे जिनकी शायरी की किताबें आया करती हैं और उनकी नज़में, उसकी गज़लें जो हैं वो लोग गाया करते हैं। 88 में मेरी पहली शायरी की किताब आई और उसके साथ साथ बेशुमार लोगों ने वो गाई। सोचा करता था यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाना कितनी कमाल की बात होती है। मैं कॉलेज नहीं, बराह रास्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। हम जब कॉलेज जाया करते थे डिप्टी कमिश्नर के घर के सामने से गुजरा करते थे। देखते थे झंडा है, उसका कभी कभी बाहर बच्चा घूमता था, कौन अंदर कैसे होता होगा। मैं 9 साल उस झंडे वाले घर में रहा हूँ। फिर मैं सोचा करता था जब जरा सा बड़े हुए तो हमारे बुज़ुर्ग होते थे सारे, ये अमजद सलामजद वगैरह दूसरे, तो ड्रामा कैसे टीवी का लिखा जाता है। फिर मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामा लिखा। और इसकी अगर मैं तरतीब आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त मैं सिविल सर्विस के इम्तिहान में जाने लगा हूं तो उस वक्त उम्र जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। मैं 25 साल गुजार चुका हुआ था। ज़ियाउल हक को अचानक आया कि मैं लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स दूँ, क्योंकि वो सिंधियों को खुश करना चाहता था, वहाँ पर लोगों को रखना चाहता था, तो उसने एज रिलैक्स कर दी। मुझे 26-27 दिन मिले तैयारी के लिए। अगर कोई मुझसे पूछे ना तो क्या होता है तो मैं कहूँगा मुझे बिल्कुल नहीं आता। 26 दिन के अंदर पहली बात तो ये थी, इंडियन हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री ये दोनों जो थी वो सब्जेक्ट रखने की इजाज़त दी गई। अब इस्लामिक हिस्ट्री पे हमने उम्र भर बहसें की हुई थी, लोगों के साथ मुनाजरे किए हुए थे, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। इंडियन हिस्ट्री में भी बेसिक पहला हिस्सा उसके भी पता, थोड़ा सा उसका ऊपर वाला हिस्सा जो था चंद्रगुप्त मौर्य वो था। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसके 100 नंबर होते थे, मुझे लगता है जैसे मेरे लिए किया गया। ज़ियाउल हक ने उसके 200 नंबर कर दिए। अब पहले मीर तकी, मीर से लेके वली दक्कनी से लेके गालिब हमने पढ़े हुए थे। अगले वाले जितने भी थे, कासमी साहब और सफ़ैद साहब और सारे और अमजद और परवीन शाकर, इनके साथ हम उठते बैठते थे। तो उसकी मुझे बिल्कुल तैयारी करने की कतन ज़रूरत महसूस नहीं हुई। करंट अफेयर्स के वैसे को तो आप सोचें कि मैंने सिर्फ 15 दिन के अंदर
मैंने वहाँ पर इम्तिहान दिया, आई वॉज 9th इन पाकिस्तान। तो ये मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, कतन ये वो डेस्टिनी थी, तकदीर आपको यूं पकड़ के साथ लेके जाया करती है कि तुमने यूं जाना है, यूं जाना है, यूं जाना है। सिविल सर्विस की नौकरी के अंदर रिस्क हलाल कमाना बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी बात है रिस्क हलाल के तहत जिंदा रहना बहुत मुश्किल काम है। एक लेक्चरर होता है ना, उसके बराबर उसी तरह के लेक्चरर होते हैं, हमने ज़िंदगी गुजारी है, उसी तरह में जाते हैं, उसी तरह के स्कूल में जाते हैं। लेकिन आपका बच्चा जब साथ वाले को देखता है कि वो जनाब ईटन में चला गया है, वो छुट्टियां जो हैं उसने बैंकॉक में गुजारी हैं, उसके बच्चे मालदीव में जा रहे हैं, उसकी बीवी, तो बहुत मुश्किल सा काम होता है। और सच्ची बात यह है कि मैं इस वक्त सिर्फ ट्रिब्यूट दूँ बच्चों को और अपनी बीवी को। अगर वो ना होती तो शायद मैं रिस्क हलाल ना कमा सकता। और अहम तरीन बात, अल्लाह जिस तरह आपका साथ देता है, मैं से थोड़ी सी आपकी तरफ लेके चलता हूँ कि जो पहली सूरत हाल, सबसे बड़ा खर्चा मेरे लिए पेश आया था, वो ये था कि मैंने अपने बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला किया और मुझे 1500 रुपये महीने चाहिए थे, और मेरे पास 1500 रुपये नहीं थे, हालांकि उस वक़्त मैं MD वासा था लाहौर कोयटा का। मैंने एक बड़ी मुश्किल छोटा सा 6-7 मरले का घर बनाया हुआ था। मेरी पोस्टिंग नीपा में होगी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का अदारा था। उसमें था कि आप अपना घर खुद किराए पे दे सकते हैं हुकूमत को। मुझे 1500 रुपया वो उसके मिलना शुरू हुए और मैं उसकी खर्चा यहाँ उठाना शुरू हो गया। उसके बाद जब उसका दूसरा मौका आया तो उसने लम्स में दाखिला लेना था। उस वक्त लम्स की टोटल फीस 6 लाख रुपया थी। तो हम सोचते थे कैसे, मेरे पास नहीं थे। इंटरनेशनल कंपटीशन एक आया। अब देखिए कुदरत, अल्लाह कहता है बमन यतवक्कल अल्लाह फहस्बहु, जिसने उस पर तवक्कल किया वो यूं उंगली पकड़ता है उसके। इंटरनेशनल पोस्टिंग एक आई, मैंने 10 मुल्कों की थी, मैंने इम्तिहान में अपीयर हुआ। 3 लोग सिलेक्ट हुए, एक टर्की का था, एक ईरान का था, एक मैं। तीनों में से मैं सिलेक्ट हुआ। मैं ईरान जाने लगा। अभी बेटे के दाखिले में 6-7 महीने रहते थे। मैं यहाँ पर DG आर्कियोलॉजी था, मेरा रोक लिया गया कि नहीं हम तुम्हें नहीं काम कर रहे हो, फलाना काम। कभी इंटरनेशनल पोस्टिंग नहीं रुकी। वहाँ मेरी इंटरनेशनल पोस्टिंग रुकी। 20 तारीख को मैं वहाँ गया। $5000 मेरी तनख्वाह थी। आप सोचें कि उस वक़्त मैं जब पहुँचा तो उन्होंने कहा हमारा TV प्रोग्राम शुरू करें। मैंने शुरू कर दिया। इस दौरान इंग्लिश TV चैनल उनका आया, और इंग्लिश TV चैनल के लिए उन्होंने कहा कि पहला दिन, चूँकि मैंने उनको कहा था क्यों नहीं आप करते इंग्लिश TV चैनल, आप आ जाएं। पहला प्रोग्राम था उनका 9 जुलाई 2007 को, उधर जामे हफ्सा हो रही थी। मैंने सोचा रेड पासपोर्ट जेब में है, $5000 तनख्वाह है, बच्चों का कोई मसला नहीं। मैंने गाड़ी आधे रास्ते में मोड़ ली। फिर वापस में मुड़ा कि अगर मैं आज यहाँ ना गया तो मैं फिर सारी ज़िंदगी ना लिख सकूँगा ना सच्चाई से बोल सकूँगा। मैं चला गया। हमने इंटरनेशनल सारा पहला दिन था, ईरान TV को पूरी दुनिया देख रही थी, इंग्लिश TV आ रहा है, क्या होगा। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मैं बोला। रात को 1 बजे मुशर्रफ का फ़ोन आया उसको, एम्बेसडर को, कि ये क्या बोल रहा है, इसको वापस भेजो। इन्होंने मुझे वापस भेजने के लिए कहा। इंटरनेशनल पोस्टिंग थी, उन्होंने कहा आप नहीं भेज सकते। 10 मुल्कों का इजलास बुलाया गया, उनका परमानेंट 9 मुल्कों का वोट मेरे हक़ में था, पाकिस्तान का वोट मेरे ख़िलाफ़ था। फिर उन्होंने कहा कि इसका हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी था वापस। कहने की बात यह है कि 6 लाख रुपये मुझे चाहिए थे। 5 लाख रुपये मुझे सेटलिंग इन ग्रांट मिली, $5000 $5000 वापसी की ग्रांट मिली, 3 महीने की मुझे तनख्वाह मिली। जब 6 लाख रुपये पूरे हो गए, अल्लाह ने कहा वापस आ जाओ, 6 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मेरे बच्चे हैरान कि 6 साल की तो पोस्टिंग थी, तुम क्यों? मैंने कहा नहीं, ज़रूरत जिसकी थी अल्लाह ने। उसके बाद मेरे बेटे की शादी का वक्त आया। दार बात है, शादी अच्छी खासी खर्चे की चीज़ होती है। मेरे पास पैसे नहीं थे। शहबाज शरीफ की मेरी लड़ाई हो गई इसके ऊपर कि वो अलॉट करना चाहता था ये जो फातिमा जनाब पार्क है मजीद निज़ामी साहब को। मैंने इनकार कर दिया, मुझे OST कर दिया गया। जिस दिन मैं OST हुआ उसके ठीक 12 दिन के बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चले गई और गवर्नर वो आ गए अपना सलमान तसीर। उन्होंने मुझे कहा मैं आपको वापस लगाता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं लगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई बाजी तो नहीं है। मैंने कहा आप लाहौर के वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट में लगते हैं, आपके टेस्ट की बात। 1.5 लाख रुपया महीना वहाँ एक्स्ट्रा अलाउंस था। तकरीबन 1 साल बाद शादी थी, चलता रहा, लेकिन पैसे फिर भी कम थे। फरवरी में शादी थी, सितंबर में मेरे पास 6-7 लाख रुपये जो चाहिए थे मज़ीद।
सितंबर में नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हास ने आज टीवी छोड़ा और दुनिया टीवी चले गए। शाम को ज़ुबैरी साहब मेरे पास आए कि आप हमारा प्रोग्राम शुरू करें। हमने कहा ठीक है। उन्होंने 1.5 लाख और देना शुरू कर दिया। मैं और सलीम बुखारी करते थे। जिस दिन मेरे पास पैसे पूरे हुए, नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हास वापस आ गए। मैं वापस कर दिया। बेटी की शादी थी, मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट मैंने लेके रखा हुआ था 10 मरले का। 1997 में 3,000 रुपये किस्त देते देते वो को 18-1 लाख का बिक गया। बाकी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, को 4 लाख की कमी रह गई। मैं गुजर रहा था, बच्चे परेशान, पूरे कैसे होंगे। संगे मील के तरफ गया। मैंने कहा अपनी किताब जो है उसको 4-5 लोग मांग रहे हैं, मैं ले आऊँ। मैं किताब लेने गया, वो न्यास साहब फौत हो गए थे, अफजाल उनके बेटे मेरे पास थे। तो मुझे कहने लगे कि अजीब हुर्रिया साहब, तुम एक किताब दे के नास गए हो, हमारी कोई दुश्मनी, हम आपको रॉयल्टी नहीं देंगे। ये 4 लाख का चेक तो देखें, किताबें तो आती जाती रहेंगी। एग्जैक्टली मैं कहानियाँ सुनाने शुरू करूँ तो आप हैं। जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी नौकरी ख़त्म की है, चूँकि मैंने सूद नहीं लिया था, इसलिए मैंने प्रोविडेंट फंड नहीं लिया था, क्योंकि उसमें सूद था। मेरे पास ना घर था और ना गाड़ी थी। मेरी नौकरी ख़त्म होने से सिर्फ 4 महीने 5 महीने पहले 24 चैनल आया है। मोहसिन नकवी ने यूँ गाड़ी रखी, उन्होंने कहा ये गाड़ी आप रखें और ये आपको अपने पैसे। पूरी की पूरी साल 1.5 साल के अरसे के अंदर जिस तरह की मुझे अपॉर्चुनिटी, मेरे पास घर भी आ गया, गाड़ी भी आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रिस्क हलाल कमाना चाहें, पहले मेरे बच्चे कहते थे कि अल्लाह ज़्यादा क्यों नहीं देता। तो मैंने कहा था हज़रत अली का कौल है कि मुझे उस दुनिया से क्या लेना कि जिसके हलाल में हिसाब है और हराम में अज़ाब है। उतना अल्लाह ज़रूर देता है कि जितना आपको आगे आपके लेके चलते रहते हैं। ये ज़िंदगी की अजीब व गरीब गुत्थी है। मुझसे ज़्यादा ज़हीन मेरे क्लास फेलो थे, मुझसे ज़्यादा दौलतमंद मेरे क्लास फेलो थे, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन बोलने वाले मौजूद थे, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन लिखने वाले मौजूद थे। लेकिन अगर आप तवक्कल कर रहे हो तो अल्लाह उनमें से आपको पिक कर लेता है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा, क्योंकि उसका दावा है वमन यतवक्कल अल्लाह में, जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ। और जिसको उसकी सपोर्ट मौजूद हो, ये इतनी बड़ी मेरी ज़िंदगी। आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं इन सारे मामलात के अंदर कभी, जिसे कहते हैं लग़्ज़िश तक नहीं आती। जिस दिन मैंने पहला कॉलम लिखा था, आप सोचें मेरी 16 साल की नौकरी रहती थी सिविल सर्विस की। मैंने ड्रामा लिखा, तो ड्रामा लिखते लिखते मैंने सोचा कि अब मुझे वाज़ेह बात करनी चाहिए, बहुत गलत हो गया। 9/11 हो चुका था, पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ एक अजीब व गरीब मामला आ चुका था। मैंने कहा एग्जैक्टली खड़ा। आप सोचें कौन होगा जिसने मुझे नहीं डराया होगा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मेरे बैचमेट चीफ सेक्रेटरी लगे हैं, बाकी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, एग्जैक्टली जो ग्रेड मेरे बाकी बैचमेट लेके आए हैं, मैं भी वही। अल्लाह ने मुझे पूरे 14 साल मेरा खौफ डाला रखा, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेते थे। 100 इंक्वायरियाँ हुई। मैं सबसे अहम इंक्वायरी आपको बताऊं, जब मुशर्रफ ने मुझे वापस बुलाया वहाँ से, तो उसने सबसे पहले जिस बंदे को मेरी इंक्वायरी दी, वो आज भी हैं वहाँ पर, स्टाफ कॉलेज के 22 ग्रेड के अफसर थे। उन्होंने बहाना लगाया कि मेरा बच्चा जो है उसका बेचारा एक्सीडेंट में फौत हो गया, मैं नहीं करता हूँ। 1-2 महीने वहाँ गुजर गए। फिर उसके बाद दूसरे एक नजीबुल्लाह मलक होते थे यहाँ पर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनको दिया। उन्होंने कहा मैंने तो इनके साथ काम किया, हालांकि सिर्फ 1.5 महीना काम किया था, मैं इंसाफ नहीं कर, वो निकल गए। फिर 4-5 महीने गुजर गए। फिर उन्होंने एक और साहब थे शायद रशीद, उन्होंने कहा मैं बलूचिस्तान में इनके साथ इकट्ठे रहा, वो सिर्फ 6 महीने मेरे साथ। उन्होंने फिर 7-8 महीने गुजर गए। फिर मेजर इकबाल साहब को जब उन्होंने वो इंक्वायरी दी कि इसने ये बोला है, तो उस वक्त मुशर्रफ की भर्ती उतर चुकी हुई थी। तो मेरा अल्लाह इस तरह मुझे जगह जगह से निकालता है। तो अगर आप ये कहें कि मेरे अंदर कोई एक चीज़ है, तो वो है जो मैंने अपने वालिद से सीखी थी कि वमन यतवक्कल अल्लाह, कि तुम तवक्कल करके आगे बढ़ो। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुना के अपने वालिद का यहाँ से जाता हूँ। हम लोग जिस वक्त मेरे वालिद रिटायर हुए हैं, हम पर कुछ नहीं था। हम लोग ना रद्दी लाते थे और रद्दी से लेके उसके लिफाफे बना के बेचने जाया करते थे। तो जाके उस वक्त रद्दी, आजकल तो लिफाफे बने बनाए मिल जाते हैं, रद्दी के लिफाफे घरों में बनते थे। मैं मेरा भाई एक दिन लिफाफे बेचने गया, तो उसने मुझे कहा आज
तो लिफाफे हैं, आप तो नहीं लेने। हम वापस घर पहुँचे तो मेरे वालिद ने कहा, क्योंकि पेंशन उनकी रुकी हुई थी, उन्होंने कहा आज तुम्हारे ये ख़त्म हो गया ना, ख़त्म नहीं बिके, आज हमारी पेंशन आ जाएगी। 3 मिनट के बाद डाकिया आया, उसने कहा बासी साहब आपके घर की पेंशन आ गई, ये ले लीजिए। तो ये लेवल होता है। मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं, अल्लाह मेरी माँ है और कहते पैसे मेरे पास हैं, जब वक्त होगा तो मांग लेना, ज़रूरत क्या अपने पास रखने की। वाखिर दावाना।